आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक जो कि है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे कैसे कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं और क्या इसके अलग अलग नाम हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है या किसके लिए हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट जो रहते हैं वो सेम फेज में रहते हैं। जैसे कि हम पानी लिया, वाटर, इसमें मिला दिया सॉल्ट या शुगर। ठीक है, तो जो मिक्सचर बनेगा, जो फाइनल बनेगा, वो जो होगा वो हमारा होगा होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। ठीक है, मिलाने के बाद दोनों का जो फेज होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। उसमें अलग से ना पानी के पार्टिकल्स अलग से और शुगर के पार्टिकल अलग से उसमें नहीं दिखेंगे। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उन सारे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। और इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है जब पानी में हम सॉल्ट मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। या पानी में हम जब शुगर मिलाते हैं तो उसको घोलने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब कि मिलाने के बाद पानी और शुगर को हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये पानी है, ये शुगर है मिलने के बाद। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन मिलने के बाद दोनों एक फेज में हो जाते हैं, जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है वो एक फेज में हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब है फेज, होमोजीनियस। ठीक है, मतलब कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें दोनों कंपोनेंट का फेज कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है, इसी होमोजीनियस मिक्सचर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, सॉल्यूशन नाम का। ठीक है, इसी सॉल्यूशन का हम क्या निकालते हैं? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is the amount of solute dissolved in the known amount of solvent या solution। ठीक है, अब कुछ कुछ नए नए टर्म्स हैं जैसे कि सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है ये अपन पहले आगे पढ़ के आते हैं, फिर इसका मीनिंग हम समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन, मान लो हमको बनाना है टैंक। ठीक है, ऑरेंज वाला जो टैंक है उसका सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो टैंक का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको दो चीज लगेगा। एक है सॉलिड टैंक का मिक्सचर। ठीक है, और क्या लगेगा? उसको घोलने के लिए पानी लगेगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमको सबसे कम अमाउंट में लगती है सॉल्यूशन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, जैसे कि टैंक बनाने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक है टैंक का पाउडर और पानी। ठीक है, तो इन दोनों में से लेस अमाउंट में क्या चाहिए? कौन सी चीज़ लगेगी? वो है हमारा पाउडर। ठीक है, तो जो लेस अमाउंट में रहता है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है? सॉल्यूट है। या जो चीज़ सॉल्वेंट में घुलने वाली है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। लिखा हुआ है द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट,
वो चीज़ जो सॉल्वेंट में घुलने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, सॉल्यूट है। जैसे कि हम सॉल्ट इज द सॉल्यूट इन सॉल्ट वाटर, जब हम नमक वाला पानी बनाते हैं, ठीक है, पानी में नमक डालते हैं, तो जो हमारा नमक है जो लेस अमाउंट में है वही हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाला है, वो ये हमारा सॉल्यूट। ठीक है, वो हमेशा कैसा रहता है, लेस रहता है अमाउंट में। ठीक है, इन कंपेयर टू सॉल्वेंट वो कैसा रहता है, लेस रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट का डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट, वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने वाला है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने सॉल्ट वाटर का एग्जांपल लिया। ठीक है, सॉल्ट वाटर बनाने के लिए हमको सॉल्यूट क्या चाहिए, सॉल्ट। ठीक है, अब ये घुलेगा किस में, तो ये घुलेगा पानी में, तो जिसमें ये घुलेगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस डेट डिसॉल्व द सॉल्यूट, मतलब वो चीज़ जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करती है, अपने में घुलने देती है अपने अंदर, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो हमारा पानी है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, जो हमारा पानी है वाटर, उसको हम बोलते हैं वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब वो यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर घोलने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हमको याद रखना है कि उसका आंसर है वाटर। ठीक है, तो इतने डिस्कशन से हमको एक बात पता चल गई कि सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। कौन कौन सी चीज़ों से बना हुआ है सॉल्यूशन, एक है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट वो चीज़ है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है और लेस क्वांटिटी में रहती है। ठीक है, और एक है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, ये जब दोनों मिलेंगे तभी क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में रहता है। ठीक है, और पानी हमारा क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इतनी चीज़ें अपने को भूलना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन की, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। तो लिखा है ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि हमने सॉल्यूट जो लिया है वो कैसा लिया है, स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में मतलब बहुत कम, जैसे कि मान लो इसमें है 2 लीटर पानी। ठीक है, 2 लीटर क्या है, वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसमें हम कितना ग्राम सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्यूट ले रहे हैं 2 टीस्पून, मतलब 2 चम्मच शुगर हम 2 लीटर पानी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेटेड क्या है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन है अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, उस वाले में हम सिर्फ 2 चम्मच डाल रहे थे, इस वाले में हम देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे लिखा 10 है पर है कितना, 5। ठीक है, तो हम डाइल्यूट में 2 चम्मच डाल रहे हैं और कंसंट्रेटेड में 5 चम्मच डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है 5 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें कितना है, 2 टेबल स्पून। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होता है
और डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बीच में, कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो सॉल्यूट है अगर कम होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि सॉल्यूशन जो है बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। एक है हमारा सॉल्यूट, एक है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, और जो सॉल्यूशन का नेचर है वो तो या डाइल्यूट हो सकता है या कंसंट्रेटेड हो सकता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के नेचर पे, कि हम अगर सॉल्यूट ज़्यादा लेंगे तो बनेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूट कम लेंगे तो बनेगा क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब है, ठीक है, एक चीज़ हमको ये याद रखनी है कि हमारा जो वाटर है, ठीक है, H2O है, वो हमारा है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनको मिक्स करने की, अपने अंदर डिसॉल्व करने की ताकत कौन रखता है? वो है हमारा वाटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता क्या है? तो कंसंट्रेशन एक टाइप का क्या है? रेशो है। किसका किसका रेशो है? तो वो रेशो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन कुछ नहीं है बल्कि रेशो है। ठीक है, किसके किसके बीच का रेशो है? तो रेशो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के बीच का, या सॉल्यूशन के बीच का रेशो है, उसी को हम बोलते हैं कि वो कंसंट्रेशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन के अलग अलग नाम हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, सारा का सारा रिलेटेड है किससे? कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो हम जब कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं तो इन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मोलैरिटी क्या है। ठीक है, मोलैरिटी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं। ठीक है, कि 1 लीटर है किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वो हमारा क्या होता है? मोलैरिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, वही हमारा क्या है? मोलैरिटी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, या हम लिखते हैं मोल्स पर लीटर, इसी को हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? मोल्स के यूनिट है। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि मोलैरिटी कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है ये, जिसको हमको याद करना पड़ेगा, और जो कि बहुत सिंपल है, कि मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू, ऊपर में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है, किसके मोल से? सॉल्यूट के मोल से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, अगर लीटर्स में नहीं है, अगर मिलीलीटर में है, तो ऊपर में हमको क्या इंटू करना पड़ेगा? 1000 इंटू करना पड़ेगा। तो इसका एक और फॉर्मूला है कि मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ml में, तो वहां पे इंटू करना पड़ेगा 1000। ठीक है, इसको फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है कि मोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो मोलैरिटी कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? हमको पता चल रहा है मोलैरिटी के फॉर्मूले से कि मोलैरिटी और वॉल्यूम के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब कि जब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, और जब मैं वॉल्यूम कम करूंगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि हमको फॉर्मूले से पता चल रहा है कि मोलैरिटी और वॉल्यूम के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है कि जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा मोलैरिटी कम हो जाएगी, और जैसे मैं वॉल्यूम कम करूंगा मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में होता है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी और टेम्परेचर के बीच में भी क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी और टेम्परेचर के बीच में भी क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। जो मोलैरिटी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी किसका होगा? टेम्परेचर के। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोलैरिटी कम होगी, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि जो मोलैरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हम ये इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, वो हमको आगे पता चलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट, जेई, ये सारे एग्जाम्स में आता है और रिपीटेडली आता रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करने को आता है। ऑप्शन है 56, 50, 18 या 55.5। तो इन तीनों में से क्या सही आंसर है देखते हैं, चलो। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और मोलर मास हमको पता है वाटर का कितना होता है। ठीक है, वो होता है 18 ग्राम्स। ठीक है, डेंसिटी पता है, मोलर मास पता है, और हमको वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर या 1000 ml। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये सब चीज़ हमको एज्यूम करके चलना है कि उसकी डेंसिटी है 1 ग्राम। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, मोलर मास वाटर का है 18, और वॉल्यूम हमको लेना है 1 लीटर या 1000 ml। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमको डेंसिटी दी है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 1 ग्राम पर ml इक्वल्स टू मास हमको नहीं दिया है, तो मास हम निकालेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी ml में दी है इसलिए हमको वॉल्यूम भी ml में ही लेके चलना पड़ेगा। यूनिट सेम रखना पड़ता है। तो ये जाके यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, जो कि आता है 1000 ग्राम्स।
ठीक है, तो यहाँ से निकल गया क्या, मास ऑफ वाटर। ये x क्या है, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर निकल गया तो हम निकाल सकते हैं मोल्स। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास हमने क्वेश्चन में देखा है कितना है, अभी हम मास निकाले हैं 1000 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18। इसको डिवाइड करने से आता है 55.56। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आया है मोल्स। अब हमको रखना है मोलैरिटी के फॉर्मूले में। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना है 55.56, वॉल्यूम लेना है 1, तो जो मोल्स है वो आ जाएगा कितना 55.56 मोल्स लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, पानी का मोलैरिटी निकल गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ से तो मैच नहीं कर रहे हैं, ना ही सेकंड से, ना ही थर्ड से। ये मैच कर रहा है किससे, फोर्थ वाले से। तो अपने को याद रखना है कि जो पानी की मॉलिक्यूलैरिटी होती है, सॉरी मोलैरिटी होती है, वो होती है कितनी 55.5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन ने सीख लिया मोलैरिटी निकालना पानी का। अब ये MCQ है, तो एक MCQ मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि NaCl को उसने पानी में घोला। ठीक है, NaCl को घोला, मतलब NaCl हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, जो घुल रहा है वो क्या है इस क्वेश्चन में, NaCl हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, किसमें 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में वो घुल रहा है। हमको क्या निकालना है, फाइंड इट्स मोलैरिटी, हमको निकालना है मोलैरिटी। ठीक है, तो हमको पहले लिखना है इसका फॉर्मूला। क्या है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर में आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला है वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है 5.85 ग्राम्स, और अगर मैं NaOH का निकालूँ तो NaOH का आएगा 58.5 ग्राम्स। इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा, आएगा 1/10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 मोल्स। ठीक है, तो मुझे इससे क्या मिल गया, मोल्स मिल गए। तो अब इस फॉर्मूले में रख के देखता हूँ। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ऊपर में होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 0, नीचे में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 200 ml। अब ये क्योंकि ml में है, ठीक है, और यहाँ पे लीटर में है, तो यहाँ ml में है तो ऊपर में इंटू करना पड़ेगा 1000। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, ये हो जाएगा 1/200 इंटू 1000। अब इसको मैं काटूँ, एक एक, 0 से 0 सारे के सारे कट गए, तो बचा क्या 1/2। इसको मैं करूँगा तो हो जाएगा 0.5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो हमारा मोलैरिटी कितना आ गया 0.5 मोल्स पर लीटर।
ये देखो सेम वैसे किया है और अंत में आंसर आएगा 0.5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो हमको जो क्वेश्चन में नहीं दिया है पहले वो निकालना है, फिर फॉर्मूले में उसको पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मोलैरिटी। हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों अलग अलग है। जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी का मतलब है मोल्स पर केजी कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है, पहले देख लेते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से। वहाँ मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे? कैपिटल एम से। पर ये दूसरी चीज़ है, ये क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये चीज़ मोलैरिटी में भी थी, पर चेंज क्या है? चेंज है नीचे। नीचे क्या लिखा हुआ है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है, जब हम मोलैरिटी पढ़ते थे तो ऊपर में तो रहता था सेम चीज, ऊपर में क्या रहता था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या है नीचे? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। यहाँ सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला है, ऊपर में है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे में है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग है, तो ये हमको याद रखना है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस है, फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है, डेफिनेशन भी अलग है। मोलैरिटी की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल्स डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, और मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला है, ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है ग्राम में तो यहाँ पे हम इंटू करना पड़ेगा 1000। ठीक है, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम और क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स में है तो वहाँ पे क्या इंटू करना पड़ेगा? 1000 इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मोलैरिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे या नहीं। सॉरी, मोलैरिटी नहीं, जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी। ठीक है, दोनों सेम सेम दिखते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। जो मोलैलिटी है वो डिपेंड करती है क्या? टेम्परेचर पे, कि नहीं करती है टेम्परेचर पे डिपेंड? तो ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है येस इट इंक्रीज विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड लिखा हुआ है येस इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। सी लिखा हुआ है नो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये ऑप्शन नंबर डी कि इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ओनली। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड
नहीं करती है। ठीक है, वो सिर्फ मोलैरिटी होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। वो डिपेंड क्यों नहीं करती है? तो इसलिए डिपेंड नहीं करती है कि मोलैरिटी जो है उसके फॉर्मूले में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, जब वॉल्यूम नहीं है तो हमको पता है कि मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। जब यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है, जब यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम तो वो टेम्परेचर पे, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। जब यहाँ वॉल्यूम है ही नहीं तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मोलैरिटी या मोलैलिटी में से कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उसका नाम है मोलैरिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। हमारी जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो, मोलैलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दोनों में से टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही समझाया गया है। और इसमें मोलैलिटी का डेफिनेशन है कि मोलैलिटी क्या है। तो ये है द नंबर ऑफ grams moles of solute present in 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है। इज नोन एज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। कि 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, वो क्या है हमारा मोलैलिटी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 25 ग्राम्स ऑफ KBr, जिसका मोलर मास दिया हुआ है 119, डिसॉल्व इन 750 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो ये निकालना है। इसमें से ऑप्शन है 2.80, 0.80, 0.57 या 0.72। इसकी मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, kg में। अगर ग्राम्स में दिया हुआ है तो इनटू करना पड़ेगा 1000। तो क्वेश्चन में पहले अपन निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला, ऊपर में आएगा वेट, नीचे में उसका मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 25, KBr का मॉलिक्यूलर वेट होता है 119। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं और सीधा ले जाके मोलैलिटी के फॉर्मूला में रख देंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो अभी अपन ने निकाला, जो कि है 25/119 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 750 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि वो ग्राम्स में है तो ऊपर में इंटू करना पड़ेगा 1000। अब इसको करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? तो ये हो जाएगा 25/119 इंटू 1750 इंटू 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो आंसर आएगा लास्ट में 0.280। ठीक है, और स्मॉल m जो कि मोलैलिटी का यूनिट है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0.280 मोलल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अबे हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, ये बहुत इजी चीज़ है। मोल फ्रैक्शन देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मान लो दो चीज़ है, एक है A, एक है B।
ठीक है। ए का मोल है, ए के पास जो मोल है वो है Na, और बी का पास बी है, उसके पास जो मोल है वो है Nb। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। दो चीज हैं जो एक साथ रिएक्ट कर रही हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए बी एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। जो ए का नंबर ऑफ मोल्स है वो है Na, और जो बी का नंबर ऑफ मोल्स है वो है Nb। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो अगर हमको पहले निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम लिखेंगे एक्स ए। ठीक है, और कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला है कि ऊपर में मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैसे निकाला? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से, ए के लिए निकालना है इसलिए उसने नीचे लिखा ए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ए कितना है? Na। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करके। अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला? ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आएगा मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मान लो अपन इसको ले लेते हैं, कोई डिजिट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे है 2, ठीक है, और यहाँ पे है 3। ठीक है, अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो Na की वैल्यू है वो है 2, और यहाँ पे Nb की जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो मुझे निकाल के बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? कितना आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल दो। ठीक है, मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है जो कि है 2, और मोल्स ऑफ बी दिया हुआ है वो है 3। हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अपने को पता है कैसे निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? ऊपर में आएगा मोल्स ऑफ ए जो कि है 2, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हो जाएगा 2 + 3, तो हो जाएगा 2/5, जो कि होगा अप्रॉक्स 0.4। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो ऊपर में हो जाएगा मोल्स ऑफ बी और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 2 + 5, मतलब सॉरी 2 + 3, तो कितना हो जाएगा? 3/5। अब 3/5 को डिवाइड करके देखो कितना आएगा, तो आएगा अप्रॉक्स 0.6। ठीक है, अब हम इन दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करके देखते हैं क्या आता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आता है? ठीक है, तो हमारा एक्स ए का वैल्यू कितना है? 0.4। एक्स बी का वैल्यू कितना है? 0.6। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना आता है? 1। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता होता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0.4, और क्वेश्चन में नहीं दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मुझे पता है कि इन दोनों का सम कितना आता है? 1। तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकता हूँ 1 - 0.4, जो कि आएगा कितना? 0.6, और रियल में भी कितना आ रहा है? 0.6। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल आएगा, जो भी चीज अपन निकाल रहे हैं या जो भी चीज का मोल फ्रैक्शन अपन देख रहे हैं। ये तो बहुत इजी है, एक और करके देखते हैं। मान लो ए का मोल्स मान लो है 7 और बी का मोल्स है 3। निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कितना कितना है?
ठीक है, तो निकाल के देखते हैं फॉर्मूला क्या है। अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो ऊपर में लेंगे हम ए के मोल्स और नीचे में लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हो जाएगा 0.7। ठीक है, अब मुझे वैसे दोनों मेथड से निकाल के देख लेते हैं। अगर बी का निकालना है तो ऊपर में बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 0.3। मान लो मुझे इसमें से एक का मोल पता होता, मोल फ्रैक्शन पता होता, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। अभी अपन ने देखा कि जो भी है उसका सम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन का दोनों कंपोनेंट का, तो कितना आएगा 1। मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ A पता है और मुझे B निकालना है, तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 1 माइनस 0.7, जो कि कितना आएगा 0.3, और रियल में भी कितना आ रहा है 0.3। ठीक है, तो दोनों मेथड से अपन मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है कितना 0.8, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मोल फ्रैक्शन है ए का, मोल फ्रैक्शन ए का दिया हुआ है 8, तो हमको बोला है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो कुछ नहीं करना है, पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स होता है 1। ए का दिया हुआ है 8, बी का निकालना है, तो हो जाएगा, सॉरी कितना दिया हुआ है 0.8। ठीक है, तो 1 में 0.8 माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.2। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। या क्वेश्चन में इनडायरेक्ट देगा, मतलब कैसा क्वेश्चन देगा कि बोल देगा कि ए का वेट है 32, ठीक है, बी का वेट है 42, ठीक है, 32 ग्राम्स ऑफ सोडियम ले लिया और 42 ग्राम्स ऑफ कोई भी मैग्नीशियम ले लिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम का मोल फ्रैक्शन निकालो। ठीक है, तो अपने को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले निकालने पड़ेंगे इनके मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये सोडियम का मोल्स निकल जाएगा, इसमें निकालेंगे तो कितना होगा मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में कैसे भी दिया रह सकता है, या तुमसे पहले मोल्स निकालने बोलेगा फिर मोल फ्रैक्शन निकालने बोलेगा, या डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन दे देगा किसी एक का, किसी दूसरे का निकालने बोलेगा। बढ़ते हैं आगे, ये है लास्ट मास परसेंटेज। अगर मास परसेंटेज निकालने बोले तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम में परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही है कि ऊपर में इसका मास, सॉल्यूट का मास, नीचे में सॉल्यूशन का मास इनटू 100, ये उसका क्या आ जाएगा मास परसेंटेज। ठीक है,